एक छोटा सा कस्बा है, नाम है रामनगर। यहाँ खाने के दो ठेलों के बीच की लड़ाई एक ऐसे खौफनाक राज में बदल जाती है जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए जानते हैं छोले भटूरे से जुड़े इस रहस्यमयी श्राप की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके हाथ में सबसे ज्यादा स्वाद हो उसी का ठेला एकदम खाली पड़ा रहे। ये एक ऐसी पहेली थी जिसकी गूंज रामनगर के हर कोने में सुनाई देती थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं रामनगर से। एक छोटा सा आम सा कस्बा और दो छोले भटूरे के ठेले, यही दो ठेले इस पूरी कहानी की जड़ थे। जरा सोचिए, रामू और सीता के छोले भटूरे, एकदम मुलायम गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, और वो छोले जिनमें मसालों का ऐसा तड़का था कि जुबान पर स्वाद ठहर जाए। खट्टा मीठा तीखा सब कुछ एकदम परफेक्ट। खुशबू तो ऐसी कि दूर से ही भूख लग जाए। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? इतनी लाजवाब चीज होने के बाद भी उनका ठेला हमेशा सूना पड़ा रहता था। और यहीं पर कहानी का सबसे अजीब पहलू सामने आता है। देखिए, एक तरफ था रामू का असली बेजोड़ स्वाद और दूसरी तरफ थी सुरेश के ठेले पर लगी लंबी कभी न खत्म होने वाली लाइन। सवाल तो यही था कि जब असली स्वाद रामू के पास है तो सारे के सारे ग्राहक सुरेश के पास क्यों भागे चले जाते थे? ऐसा क्या था वहां? और ये बात कस्बे में सब जानते थे, आपस में फुसफुसाते भी थे। लोगों को पता था कि असली मजा तो रामू के छोले भटूरे में है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके पैर अपने आप सुरेश के ठेले की तरफ मुड़ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अंधे की ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। तो आखिर सुरेश की इस अजीब सी कामयाबी का राज था क्या? इसका जवाब अमावस्या की एक काली रात ने छिपा था। एक और दिन सुरेश का सारा माल बिक गया। वो खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन घर पर उसकी पत्नी राधा ने उससे कुछ याद दिलाया जो बहुत बहुत जरूरी था। उसने कहा, आज अमावस्या है। और यहीं पर राधा ने वो सवाल पूछा जिसने इस राज की पहली परत खोली। सवाल सिर्फ मटन का नहीं था, सवाल था उसकी मात्रा का। 13 किलो। जी हां, पूरे 13 किलो। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं था। ये एक खास मांग थी, एक शर्त थी, एक ऐसे सौदे की जिसे हर अमावस्या की रात पूरा करना ही था। और तब सुरेश ने वो सच उगला जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसकी ये कामयाबी, ये भीड़, ये सब एक सौदे का नतीजा थी। एक ऐसी ताकत के साथ किया गया सौदा जिसे अगर वक्त पर खाना न मिले तो वो उन्हें ही निगल जाएगी। तो अब सवाल सिर्फ सुरेश के लालच का नहीं था। सवाल ये था कि उसने आखिर जगह किसे दिया था? वो कौन था, या फिर वो क्या था जिसे हर अमावस्या को ये भयानक भेंट चाहिए होती थी? लेकिन ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। शहर से दो मेहमान आते हैं, अजय और पूजा। और खास बात यह थी कि उन पर इस कस्बे के अजीब से जादू का कोई असर नहीं था। सुरेश के ठेले की भीड़ देखकर वो कहीं और जाने लगे और उनकी नजर पड़ी रामू के खाली ठेले पर। वहां पहुंचे, खाना खाया और खाते ही हैरान रह गए। उन्हें फौरन समझ आ गया कि इस कस्बे का असली खजाना तो यहां छिपा हुआ था। तो जब रामू ने अपनी आप बीती सुनाई तो अजय ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसे लगा ये सब जादू टोना नहीं, बस मेहनत की कमी है। बेचारा अजय, वो नहीं जानता था कि रामनगर में लॉजिक या तर्क काम नहीं करता। लेकिन सुरेश की तेज नजरें सब देख रही थी। उसे अपने जादू के लिए नए शिकार मिल गए थे। बस फिर क्या था? उसी शाम वो अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल पड़ा, अपनी उसी डरावनी रस्म को दोहराने के लिए। और सुरेश की उस रस्म का असर अगली सुबह ही दिख गया। अजय और पूजा, जो कल तक इस जादू टोने को बकवास कह रहे थे, आज उनका मन खुद ब खुद सुरेश के ठेले पर जाने को कर रहा था। उस श्राप ने उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब अजय और पूजा को ये एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उन्होंने रामू के साथ मिलकर फैसला किया कि वो उस रात जंगल की गुफा में जाकर उस राज का सामना करेंगे। उन्हें ये बात बहुत खटकी कि अचानक उनका मन कैसे बदल गया। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। बस उन्होंने ठान लिया कि वो रामू के साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। और वो तीनों निकल पड़े जंगल की ओर। हवा एकदम ठंडी थी। पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हों। सन्नाटा गहराता जा रहा था और तभी उन्हें वो गंध आई, पकते हुए मटन की। दूर से सुरेश के मंत्र पढ़ने की धीमी धीमी आवाज भी आ रही थी। डर तो बहुत लग रहा था,
लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। और अब आता है इस कहानी का वो अंत जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात उस गुफा में घुसने के बाद रामू, अजय और पूजा को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो तीनों बस गायब हो गए। उनका क्या हुआ, ये राज हमेशा हमेशा के लिए उसी गुफा में दफन होकर रह गया। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। अगली सुबह सुरेश ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया। वो मुस्कुराते हुए भटूरे तल रहा था। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उसका राज अब एक राज ही रहने वाला था। और बस इसी तरह खत्म हो गई एक लालची छोले भटूरे वाले की कहानी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सच में खत्म हुई, या फिर हर अमावस्या को वो गुफा आज भी अपनी भयानक भेंट मांगती है।